जन्नत पूरी तरह से मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर काशी उन अस्थि कलश को देखकर मन ही मन बोला, आप लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। दद्दा जी, मैंने अजरनाथ को हराने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। बस अब किसी तरह मुझे इस कैद शक्तियों को उसी जगह पर पहुंचाना होगा जहां आपने बाकी आत्माओं को रखा है, ताकि अजरनाथ को कभी भी इसके बारे में पता न चल पाए। ये सोचते हुए काशीनाथ ने एक हाथ से उन तीनों शुद्ध आत्माओं, जिनमें लता जी, महेंद्र सिंह और दद्दा जी की अस्थियां थी, उन्हें उठाया और दूसरे हाथ से उस काले कपड़े से बंधी अशुद्ध आत्माओं वाला पात्र लिए तेज कदमों से अरुणोदय जी के घर की ओर निकल पड़ा। घर के सदस्यों की अस्थि कलशों को अपने हाथ में थामे काशी लंबे लंबे कदमों से चला जा रहा था। वो लाल कपड़े वाले उन 3 कलशों को बड़ी ही श्रद्धा से और उस काले कपड़े वाले कलश को हेय दृष्टि से देखते हुए बोला, दद्दा जी, आपका सिखाया सबक मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा चेतन के लिए और इस कुल के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा। मैं जब तक इस काली शक्ति से भरे पात्र को ठिकाने नहीं लगा देता, मुझे कसम है आप तीनों की, मैं आपकी अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगा। ये कहते हुए एकाएक उसके कदमों को मानो पंख ही लग गए और वो पहले से दुगनी तेजी से चलने लगा। एक तरफ काशीनाथ घर पहुंचने को ही था, वहीं दूसरी ओर अजरनाथ मधुमिता और कलावती के कैद हो जाने से बहुत कमजोर पड़ गया था। अजरनाथ जो कि मूर्छित होकर जमीन पर पड़ा था, अचानक उसकी आंखें खुली और वो अपनी जगह से उठने की कोशिश में दोबारा जमीन पर जा गिर पड़ा। उसका शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। वो जैसे तैसे जमीन से उठा और अपने हाथों के सहारे चल करीब की दीवार से टिककर बैठ गया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, इतने वर्ष हमने बिता दिए, लेकिन आज पहली बार हम खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस अवस्था में मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए। जिस किसी ने भी मधुमिता और कलावती को कैद किया है, ये अजरनाथ, ये अजर छोड़ेगा नहीं उसे। याद रखना, उससे भी हमारे और दुश्मनों की तरह मरना होगा उसे। अपने आखिरी शब्दों को पूरी ताकत से चिल्लाकर जब अजरनाथ शांत हुआ तो पूरे खंडहर में उसकी आवाजें गूंजने लगी। जहां एक और अजरनाथ की दुर्गति हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर काशीनाथ तेजी से हांफते हुए घर में दाखिल हुआ और जल्दबाजी करते हुए खुद से बोला, मुझे सबसे पहले इस शैतानी कलश को ठिकाने लगाना होगा। बाकी कलशों के लिए तो दद्दा जी का ही कमरा ठीक रहेगा, मैं इन्हें वहीं रख देता हूँ। हांफता हुआ काशीनाथ इसी बारे में सोचते हुए सीधे अरुणोदय जी के कमरे में जा पहुंचा और तीनों कलशों को अलमारी के ऊपर रखकर उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, दत्ता जी, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस पात्र को भी हमेशा के लिए अजरनाथ से दूर कर सके और आपका सुझाया मार्ग सफल हो जाए। वो कमरे से निकलते हुए खुद से बोला, हमें विश्वास है कि इस घटना के बाद अजरनाथ की लगभग सारी शक्तियों का अंत हो चुका होगा। अब हमारा उस अजरनाथ से सामना हो भी गया तो हमें विश्वास है हम ही जीतेंगे। ये सोचकर काशी उस काले कपड़े वाले मटके को सीधे घर के पीछे उसी घास फूस वाले कमरे में ले आया, जहां पिछली बार अरुणोदय जी ने उन आत्माओं वाली शीशियों को जमीन के एक कोने में गाड़ कर सुरक्षा तंत्रों से बांध दिया था। काशी उस मिट्टी के पात्र को हाथ में लिए तुरंत ही बोला, मुझे इससे भी यहीं गाड़ देना चाहिए। दत्ता जी ने बताया था कि इनकी जगह को हर 4 महीने में हमें बदलना होगा, लेकिन अफसोस दत्ता जी के जाने के बाद ये काम शायद ही कोई कर पाए। यही सोचते हुए जैसे ही काशी ने थोड़ा खोदा, उसे एक काली थैली नजर आ गई जिसमें वो सभी शीशियां रखी हुई थी। काशी ने सभी शीशियों को उठाया और जैसे उन शीशियों को इस अजीब से मिट्टी के पात्र में रखा, दूसरी ओर अजरनाथ जो कि लगभग अधमरा हो चुका था, अचानक उसे अपने शरीर में कुछ ऊर्जा महसूस हुई और वो इधर उधर देखते हुए बोला, यही है मेरी शक्तियां। ये खेल बंद कर अरुणोदय। मैं जानता हूं तू मर चुका है, लेकिन कोई और है जो तेरे अलावा ये खेल खेल रहा है। मत छुपा उन्हें और लौटा दे मेरी शक्तियां, वरना अब प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। इधर अजरनाथ इन शक्तियों के धरातल पर आते ही कुछ ऊर्जा पा चुका था,
लेकिन दूसरी ओर काशी ने भी बिना किसी देरी के उस काले कपड़े के बीच बंधी सभी शीशियों को उठाकर तेजी से उस अजीब से मिट्टी के पात्र में रखकर उसे कसकर बंद कर दिया और बोला, अरे इस कमरे में इन आत्माओं को ढूंढने के लिए अजरनाथ तुझे एक जन्म तो क्या 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। मैं इस पूरे कमरे को दोबारा अभिमंत्रित कर देता हूं, ठीक उसी नई इमारत की तरह। ये सोचते हुए काशी अचानक ही उदास हो गया और बिल्कुल धीमी सी आवाज में बोला, काश ये देखने के लिए आप यहां होते दत्ता जी, और आप ही क्यों, सब होते तो शायद हमें आप आशीर्वाद ही देते। ये कहते हुए काशी की आंखों में आंसू आ गए। काशी तुरंत ही अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चला आया और उस कमरे का दरवाजा बंद करने लगा। काशी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कमरे के बाहर खड़ा पुरोहित उसे ये सब करते हुए देख रहा है। दरवाजे में कुंडी लगाकर जैसे ही काशी पीछे मुड़ा, पुरोहित को बाहर खड़ा देख अचानक सकपका गया और नजरें फेरते हुए बोला, हे भगवान, अब इसे क्या जवाब दूंगा। मैं जानता हूं कि मधुमिता को कैद करने का सुझाव इसी का था, लेकिन ये क्या मुझे मूर्ख समझता है। मैं जानता हूं ये कोई साधारण आदमी या दत्ता जी का चेला नहीं है, बल्कि ये सबको मूर्ख बना रहा है, लेकिन मैं अपने जीते जी इसे इस कमरे के बारे में नहीं बता सकता। काशी ये सब सोच ही रहा था कि तभी पुरोहित जी पास आए और जैसे ही उसने कहा, दोस्त तुम इस कमरे में। इससे पहले ही काशी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे वाह दोस्त, तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम्हारी युक्ति तो काम कर गई। तुमने जैसा कहा था करने को मैंने वैसा ही किया और देखो मैं सफल हो गया। लेकिन तुम फटाफट यहाँ से चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। ये कहते हुए काशी ने पुरोहित का ध्यान उस कमरे से भटका दिया और उसे आंगन से निकालकर घर के अगले हिस्से में लाने में सफल हो गया। इधर चेतन, जो कि अजरनाथ के मंसूबे सुन अरुणोदय सिंह के घर की ओर चला जा रहा था, कि तभी चेतन ने महसूस किया कि कोई और है जो उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर चेतन ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता, जो भी हो मेरे सामने आओ। कि तभी कालदूत अचानक से चेतन के सामने आते हुए बोला, ओ सॉरी 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 मैं तो मस्ती के मूड में आ गया था। वो क्या है ना, काफी दिनों से सब कुछ अजीब हो रहा है और मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा, तो सोचा थोड़ा सा परेशान कर लूं तुम्हें। लेकिन हमेशा की तरह चेतन इस बार कालदूत पर ऐसी हरकत करने के लिए नाराज नहीं हुआ, बल्कि सामने से उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोला, कर लिया करो कभी कभी हंसी ठिठोली, लाइफ में जरूरी होता है। रोने से कुछ भी बदलने वाला तो है नहीं, लेकिन हंसने से कुछ हल्का जरूरी हो जाता है दोस्त। चेतन के मुंह से ये सुनते ही कालदूत के चेहरे के भाव बदल गए और वो मुस्कुराते हुए बोला, आए हाय मेरे चेतन बाबू की मुस्कुराहट को किसी की नजर ना लगे, बस ऐसे ही हंसते रहो दोस्त, बाकी हम तो है ही तुम्हें छेड़ने डराने तुम्हारा साथ देने को। दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए कुछ ही देर में अरुणोदय सिंह के घर पहुंच गए। दोनों अरुणोदय सिंह के कमरे के सामने पहुंचे ही थे कि सामने पुरोहित और काशी को दद्दा के कमरे के बाहर खड़ा देख चेतन ने कहा, अब क्या नया करने वाला है ये पुरोहित, और पापा तो इसकी मीठी बोली में फंसते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। पर चेतन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि चेतन के पिता यानी काशीनाथ उर्फ रघुनाथ सहाय को भी इस पुरोहित की मंशा पर शक था। चेतन कुछ और ही सोच रहा था कि तभी टेबल पर रखे अस्थि कलश की ओर इशारा करते हुए काशी पुरोहित से बोला, दोस्त ये इस परिवार के लोगों के अस्थि कलश है, इन्हें आप प्रवाहित करने में मेरी मदद कीजिए। आज जो कुछ भी घाट पर हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे एक पल के लिए भी यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि वहां शहर में हमारा बेटा चेतन अकेला है। हमें तुरंत ही उसके पास पहुंचना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम करना होगा। ये कहते हुए काशी पीछे की ओर मुड़ गया और गंभीरता से अपनी बात पूरी करते हुए बोला, अजरनाथ फिलहाल कमजोर है, लेकिन हम उसे जानते हैं, वो अपनी शक्तियों को जुटाने की कोशिश जरूर करेगा और दुगनी तेजी से हम पर हमला करेगा। हो सकता है इस कोशिश में वो हमारे बेटे को भी ढूंढ ले और उसे नुकसान पहुंचा दे। काशी अपनी बात भावनाओं के साथ बोल रहा था और पुरोहित हाथ बांधे खड़ा उसकी बात सुने जा रहा था। काशी पुरोहित की ओर कुछ कदम चलते हुए थोड़े भावुक स्वर में उससे बोला, बस तुम हमारे लिए इतना कर देना कि सभी अस्थि कलश को नदी में प्रवाहित कर देना, ताकि उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सके।
तभी कंफ्यूजन चेहरे पर लिए खड़ा पुरोहित उसे टोकने के लहजे में बोला, पर दोस्त, एक मिनट हमारी बात तो सुनो। पुरोहित की यह बात सुनकर भी काशी उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में बोला, परवर को छोड़ो, तुम वादा करो कि ये काम कर दोगे, और ध्यान रहे अस्थियों का विसर्जन 4 पूर्णिमा गुजर जाने के बाद ही करना, अच्छा योग तभी बनेगा। ये कहते हुए काशी वहां से निकलकर आंगन की ओर चला गया। पुरोहित भी ठीक उसके पीछे ही था। वहां पहुंचकर अपना सारा सामान समेटते हुए बोला, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी मदद से एक बहुत बड़ा काम हो गया। हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं। एक तरफ तो काशीनाथ फूलपुर से निकलने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर चेतन और कालदूत अरुणोदय सिंह के कमरे के बाहर ही खड़े थे। चेतन की नजर उन अस्थियों के कलशों पर टिकी हुई थी। एकाएक कालदूत चेतन का ध्यान अपने तरफ खींचते हुए बोला, चेतन, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, तुम्हें उन्हें विदा तो करना ही चाहिए। चलो चले। ये कहते हुए कालदूत ने चेतन को खींचने की कोशिश की, लेकिन चेतन था कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हाथ बांधे खड़ा चेतन एक टक उन कलशों की ओर देखते हुए बोला, कालदूत, हमने तुमसे बहुत कुछ मांगा है और तुमने हमेशा हमारी मदद की है, तो क्या तुम हमें एक और चीज दे सकोगे? ये सुनते ही कालदूत भी चेतन को डांटते हुए बोला, चेतन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उधर तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और तुम यहाँ मुझसे कुछ मांगने की बात कर रहे हो। ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। ये कहते हुए चेतन ने कालदूत को अपनी तरफ खींचा और बोला, ओह, तो इसका मतलब तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। तभी कालदूत आईब्रोज चढ़ाते हुए बोला, यही ना कि इन कलशों का अस्थि विसर्जन तुम करो। ये सुनते ही चेतन के चेहरे पर खुशी छलक उठी और वो झट से कालदूत के गले लग गया और फिर खुश होते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो दोनों कमरे से बाहर की ओर चलने लगे। तभी कालदूत बोला, ठीक है, तुम उन अस्थि कलश का विसर्जन कर सकते हो, लेकिन ये काम तुम्हारे पापा ने उस पुरोहित को दिया है, इससे टाइमलाइन ब्रेक हो सकती है। लेकिन ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। वैसे भी काशी जी ने जो समय बताया है उसमें 3 पूर्णिमा का वक्त बाकी है और चौथी पूर्णिमा के बाद ही हो सकेगा इन अस्थियों का विसर्जन। ये सुनकर चेतन ने कालदूत की ओर सम्मान से देखा और उसे थैंक्स कहा। इसके बाद वो दोनों भी आंगन में आ गए, जहां जाने से पहले काशी और पुरोहित कुछ बातें कर रहे थे। शाम भी ढल गई थी और एक बार फिर पूरे गांव में सन्नाटा पसरने लगा। पुरोहित दोनों बच्चों को गोद में लिए काशी से बोला, दोस्त, शाम ढल गई है, तुम बस सुबह तक रुक जाओ, फिर चले जाना। तभी काशी अपनी जगह से उठते हुए बोला, नहीं दोस्त, मेरा अभी ही निकलना आवश्यक है। मेरा बेटा चेतन वहां अकेला है, अभी निकलूंगा तो समय से उसके पास पहुंच जाऊंगा। ये कहते हुए काशी घर से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर खंडर में स्थित अजरनाथ कुछ देर आराम करके थोड़ा ठीक हुआ और उस कमरे में घूमते हुए बोला, मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूं? मैं ये कैसे भूल गया कि वो अरुणोदय अपने पीछे किसी को छोड़ेगा नहीं। मुझे याद आ गया, ये आदमी वही है जिसका मधुमिता से पहले भी सामना हो चुका था और वो बच निकला था। उसने एक बार फिर मुझे हानि पहुंचाई है। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जो मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी योजना पूर्ण कर सकूं। ये कहते हुए अजरनाथ एक कोने में रखा अपना जल कलश उठाते हुए गुस्से में बोला, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अब तो मुझे खुद ही बाहर जाना होगा और अपनी शक्तियों को वापस लेकर आना होगा। क्रोध से भरा अजरनाथ ये कहते हुए रात के अंधेरे में गांव की ओर निकल पड़ा। तेज कदमों से चलते हुए अजरनाथ फूलपुर गांव के चौराहे पर पहुंचकर मन ही मन बोला, कोई भी, मतलब कि कोई भी इस अजरनाथ को नहीं हरा सकता। मेरा खेल कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं अपनी शक्तियां वापस हासिल करके ही रहूंगा, फिर इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े या इस गांव को ही तबाह क्यों ना करना पड़े। आखिर क्या करने वाला है अजरनाथ गांव में आकर? अरुणोदय के परिवार को खत्म करने के बाद क्या काशी से भी होगा अजरनाथ का सामना? और कौन है ये पुरोहित? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।